लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। थोड़ी ही देर बाद इंद्रदेव फिर वहां आया। अब की दफे उसके साथ कई नकाबपोश भी थे जो अपने हाथ में तरह तरह की खाने पीने की चीजें लिए हुए थे। एक के हाथ में जल था। जल से जमीन धोई गई और खाने पीने की चीजें वहां रखकर वे नकाबपोश लौट गए तथा पुनः कई जरूरी चीजें लेकर आ पहुंचे। इंतजाम ठीक हो जाने पर इंद्रदेव ने कायदे के साथ सभी को भोजन कराया और इस काम से छुट्टी मिलने पर उस बारहदरी में चलने के लिए अर्ज किया जिसे उसने यहां पहुंचकर सजाया था और जिसका हाल ऊपर के बयान में लिख चुके हैं। वास्तव में ये बारहदरी बड़ी खूबी के साथ सजाई गई थी। यहां सभी के लिए कायदे के साथ बैठने और आराम करने का सामान मौजूद था, जिसे देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रदेव की तरफ देखकर बोले, क्या ये सब सामान इसी बाग में मौजूद था? इंद्रदेव, जी हां, केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बाग में जितनी इमारतें हैं उन सभी को सजाने और दुरुस्त करने के लिए यहाँ काफी सामान है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मेरा मकान बहुत नजदीक है, इसलिए जिस चीज की भी जरूरत हो मैं बहुत जल्द ला सकता हूं। कुछ देर सोचकर और हाथ जोड़कर मैं एक और भी जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूं। महाराज, वो क्या? इंद्रदेव, ये तिलिस्म आप ही के बुजुर्गों की बदौलत बना है और उन्हीं की आज्ञानुसार जब से ये तिलिस्म तैयार हुआ है तभी से मेरे बुजुर्ग लोग इसके दारोगा होते आए हैं। अब मेरे जमाने में इस तिलिस्म की किस्मत ने पलटा खाया है। यद्यपि कुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने इस तिलिस्म को तोड़ा या फतह किया है और इसमें की बेहिसाब दौलत के मालिक हुए हैं, तथापि ये तिलिस्म अभी दौलत से खाली नहीं हुआ है और न ऐसा खुल ही गया है कि ऐरे गहरे जिसका जी चाहे इसमें घुस आए। हाँ, यदि आज्ञा हो तो दोनों कुमारों के हाथ से मैं इसके बचे बचाए हिस्से को भी तुड़वा सकता हूं, क्योंकि ये काम इस तिलिस्म के दारोगा का अर्थात मेरा है। मगर मैं चाहता हूं कि बड़े लोगों की इस कीर्ति को एकदम से मटिया मेट न करके भविष्य के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। आज्ञा पाने पर मैं इस तिलिस्म की पूरी सैर कराऊंगा और तब अर्ज करूंगा कि बुजुर्गों की आज्ञानुसार इस दास ने भी जहां तक हो सका इस तिलिस्म की खिदमत की। अब महाराज को अख्तियार है कि मुझसे हिसाब किताब समझकर आइंदा के लिए जिसे चाहें यहां का दारोगा मुकर्रर करें। महाराज, इंद्रदेव, मैं तुमसे और तुम्हारे कामों से बहुत ही प्रसन्न हूं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे बातों के जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाओ और ये कहो कि भविष्य के लिए किसी दूसरे को यहां का दारोगा मुकर्रर कर लो। जो कुछ तुमने राय दी है वो बहुत ठीक है, अर्थात इस तिलिस्म के बचे बचाए स्थानों को छोड़ देना चाहिए जिसमें कि बड़े लोगों का नाम निशान बना रहे। मगर यहाँ के दारोगा की पदवी सिवाय तुम्हारे खानदान के कोई दूसरा कब पा सकता है? बस दया करके इस ढंग की बातों को छोड़ दो और जो कुछ खुशी खुशी कर रहे हो सो करो। इंद्रदेव अदब के साथ सलाम करके, जो आज्ञा। मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, वो क्या? इंद्रदेव, वो ये कि इस जगह से आप कृपा करके पहले मेरे स्थान को जहां मैं रहता हूं पवित्र कीजिए और तब तिलिस्म की सैर करते हुए अपने चुनार गढ़ वाले तिलिस्मी मकान में पहुंचिए। इसके अतिरिक्त इस तिलिस्म के अंदर जो कुछ कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने पाया है अथवा वहां से जिन चीजों को निकालकर चुनारगढ़ पहुंचाने की आवश्यकता है उनकी फेहरिस्त मुझे मिल जाए और ठीक तौर पर बता दिया जाए कि कौन चीज कहाँ पर है, तो उन्हें वहां से बाहर करके आपके पास भेजने का बंदोबस्त करूं। यद्यपि ये काम भैरव सिंह और तारा सिंह भी कर सकते हैं, परंतु जिस काम को मैं एक दिन में करूंगा उसे वे 4 दिन में भी पूरा न कर सकेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ के कई रास्ते मालूम हैं। जिस चीज को जिस राह से निकाल ले जाने में सुविधा देखूंगा निकाल ले जाऊंगा। महाराज, ठीक है, मैं भी इस बात को पसंद करता हूं और ये भी चाहता हूं कि चुनार पहुंचने के पहले ही तुम्हारे विचित्र स्थान की सैर कर लूं। चीजों की फेहरिस्त और उनका पता इंद्रजीत सिंह तुमको देंगे। इतना कहकर महाराज ने इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा और कुमार ने उन सब चीजों का पता इंद्रदेव को बताया जिन्हें बाहर निकालकर घर पहुंचाने की आवश्यकता थी, और साथ ही साथ अपना तिलिस्मिक किस्सा भी जिसके कहने की जरूरत थी इंद्रदेव से बयान किया और बाद में दूसरी बातों का सिलसिला छिड़ा। बीरेंद्र सिंह इंद्रदेव से, आपने कहा था कि मैं कई तमाशे भी साथ लाया हूं, तो क्या वे तमाशे ढके ही रह जाएंगे? इंद्रदेव, जी नहीं, आज्ञा हो तो अभी उन्हें पेश करूं, परंतु यदि आप मेरे मकान पर चलकर उन तमाशों को देखेंगे तो कुछ विशेष आनंद मिलेगा। महाराज, यही सही, हम लोग अभी तुम्हारे मकान पर चलने के लिए तैयार हैं। इंद्रदेव, अभी रात बहुत चली गई है,
महाराज 2-4 घंटे आराम कर लें, दिन भर की हरारत मिट जाए। जब कुछ रात बाकी रह जाएगी तो मैं जगा दूंगा और अपने मकान की तरफ ले चलूंगा। तब तक मैं अपने साथियों को वहां रवाना कर देता हूं, जिसमें आगे चलकर सभी को होशियार कर दें और महाराज के लिए हर एक तरह का सामान दुरुस्त हो जाए। इंद्रदेव की बात को महाराज ने पसंद करके सभी को आराम करने की आज्ञा दी और इंद्रदेव भी वहां से विदा होकर किसी दूसरी जगह चला गया। इधर उधर की बातचीत करते करते महाराज को नींद आ गई। बीरेंद्र सिंह, दोनों कुमार और राजा गोपाल सिंह भी सो गए तथा और अय्यारों ने भी स्वप्न देखना आरंभ किया, मगर भूतनाथ की आंखों में नींद का नाम निशान भी न था और वो तमाम रात जागता ही रह गया। जब रात घंटे भर से ज्यादा बाकी रह गई और सुबह को अटखेलियों के साथ चलकर खुश दिलों तथा नौजवानों के दिलों में गुदगुदी पैदा करने वाली ठंडी ठंडी हवा ने खुशबूदार जंगली फूलों और लताओं से हाथापाई करके उनकी संपत्ति छीनना और अपने को खुशबूदार बनाना शुरू कर दिया, तब इंद्रदेव भी उस बारहदरी में आ पहुंचा और सभी को गहरी नींद में सोते देख जगाने का उद्योग करने लगा। इस बारहदरी के आगे की तरफ एक छोटा सा सहन था, जिसकी जमीन संगमूसा के स्याह और चौखुटे पत्थरों से मढ़ी हुई थी। इस सहन के दाहिने और बाएं कोनों पर 2-3 आदमी बखूबी बैठ सकते थे। इंद्रदेव दाहिनी तरफ वाले सिंहासन पर जाकर बैठ गया और उसके पायों को बारी बारी से किसी हिसाब से घुमाने या उमेटने लगा। उसी समय सिंहासन के अंदर से सरस और मधुर बाजी की आवाज आने लगी और थोड़ी ही देर बाद गाने की आवाज भी पैदा हुई। मालूम होता था कि कई नौजवान औरतें बड़ी खूबी के साथ गा रही हैं और कई आदमी पखावज, बीन, बंशी, मजीरा इत्यादि बजाकर उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं। ये आवाज धीरे धीरे बढ़ने और फैलने लगी, यहां तक कि उस बारहदरी में सोने वाले सभी लोगों को जगा दिया, अर्थात सब कोई चौंक कर उठ बैठे और ताज्जुब के साथ इधर उधर देखने लगे। केवल इतने ही से बेचैनी दूर न हुई और सब कोई बारहदरी से बाहर निकलकर सहन में चले आए। उसी समय इंद्रदेव ने सामने आकर महाराज को सलाम किया। महाराज, ये तो मालूम हो गया कि ये सब तुम्हारी कारीगरी का नतीजा है, मगर बताओ तो सही कि ये गाने बजाने की आवाज कहां से आ रही है। इंद्रदेव, आइए मैं बताता हूं। महाराज को जगाने ही के लिए ये तरकीब की गई थी, क्योंकि अब यहां से रवाना होने का समय हो गया है और विलंब न करना चाहिए। इतना कहकर इंद्रदेव सभी को सिंहासन के पास ले गया जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी और उसका असल भेद समझाकर बोला, इसमें मौके पर हर एक रागनी पैदा हो सकती है। इस अनूठे गाने बजाने से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद सभी को लिए हुए इंद्रदेव के मकान की तरफ रवाना हुए। उस बारहदरी की बगल में ही एक कोठरी थी, जिसमें सभी को साथ लिए हुए इंद्रदेव चला गया। इस समय इंद्रदेव के पास तिलिस्मी खंजर था, जिससे उसने हल्की रोशनी पैदा की और उसी के सहारे सभी को लिए हुए आगे की तरफ बढ़ा। उस कोठरी में जाने के बाद पहले सभी को एक छोटे से तहखाने में उतरना पड़ा। वहां सभी ने लाल रंग की एक समाधि देखी, जिसके बारे में दरियाफ्त करने पर इंद्रदेव ने कहा कि यह समाधि नहीं है, सुरंग का दरवाजा है। इंद्रदेव उस समाधि के पास बैठ गया और कोई ऐसी तरकीब की कि जिससे वो बीचों बीच से खुल गई और नीचे उतरने के लिए 4-5 सीढ़ियां दिखाई दी। इंद्रदेव के कहे मुताबिक सब कोई नीचे उतर गए और इसके बाद सीधी सुरंग में चलने लगे। सुरंग की हालत और ऊंची नीची जमीन से साफ साफ मालूम होता था कि वो पहाड़ काटकर बनाई हुई है और सब लोग ऊंचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुसाफिरों को 2-2.5 घड़ी के लगभग चलना पड़ा और तब इंद्रदेव ने ठहरने के लिए कहा, क्योंकि यहां पर सुरंग खत्म हो चुकी थी और सामने एक बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था। इंद्रदेव ने ताली लगाकर ताला खोला और सभी को साथ लिए हुए उसके अंदर गया। सभी ने अपने को एक सुंदर कमरे में पाया और जब इस कमरे के बाहर हुए तब मालूम हुआ कि सवेरा हो चुका है। ये इंद्रदेव का वही मकान है जिसमें बुढ़े दारोगा के साथ मदद पाने की उम्मीद में माया रानी गई थी। इस सुंदर और सुहावनी स्थान का हाल हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए अब पुनः बयान करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। इंद्रदेव सभी को लिए हुए अपने छोटे से बगीचे में गया। वहां चारों तरफ सुंदर छटा दिखाई दे रही थी और खुशबूदार ठंडी ठंडी हवा दिल और दिमाग के साथ दोस्ती का हक अदा कर रही थी। महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह तथा दोनों कुमारों को ये स्थान बहुत ही पसंद आया और बार बार इसकी तारीफ करने लगे। यद्यपि इस बगीचे में सभी के लायक दर्जे बदर्जे कुर्सियां बिछी हुई थीं, मगर किसी का जी बैठने को नहीं चाहता था। सब कोई घूम घूम कर यहां का आनंद लेना चाहते थे और ले रहे थे, मगर इस बीच में एक ऐसा मामला हो गया जिसने भूतनाथ और देवी सिंह दोनों ही को चौंका दिया। एक आदमी जल से भरा हुआ चांदी का घड़ा
और सोने की झारी लेकर आया और संगमरमर की चौकी पर, जो बगीचे में पड़ी हुई थी, रखकर लौट चला। इस आदमी को देखकर भूतनाथ सिंह और देवी सिंह चौंके, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे ये दोनों अय्यार नकाबपोशों के मकान में देख चुके थे। इसी आदमी ने नकाबपोशों के सामने एक तस्वीर पेश की थी और कहा था कि कृपा निधान, बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा। देखिए चंद्रकांता संतति 20वां भाग, दूसरा बयान। केवल इतना ही नहीं, भूतनाथ ने वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी में अपनी स्त्री को भी फूल तोड़ते देखा और धीरे से देवी सिंह को छेड़कर कहा, वो देखी मेरी स्त्री भी वहां मौजूद है। ताज्जुब नहीं कि आपकी चंपा भी कहीं घूम रही हो। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।